तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है द 10 मिनट शो। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सूर्यवंशम नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं कि अभी इसी किताब के लिए अवार्ड दिया गया है और इसे तमिल लेखिका शिव शंकरी जी ने लिखा है। शिव शंकरी जी, तो ये हैं शिव शंकरी जी जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा अवार्ड। बिल गेट्स ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए सर, टॉम ऑफ सैंड तो नहीं लिखे हैं, और हाँ, बिल गेट्स आजकल ये सामाजिक कार्य ज्यादा कर रहे हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है ना, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये बिल गेट्स जी की किताब है। निम्न में से किसके द्वारा पागल खाना किताब के लिए व्यास सम्मान दिया गया है? ऐसी ही किताबें एग्जाम में ज्यादा आती हैं, तो व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया है। उनकी किताब ये हास्य व्यंग है पागल खाना, जिसके ऊपर ये एक 2018 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लिखी है? बिरसा मुंडा जनजाति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने लिखा हुआ है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। बद्री नारायण को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। बद्री नारायण को साहित्य, मैं बार बार आपसे तुमड़ी के शब्द, ठीक है ना, इस रचना के लिए इनको दिया गया है साहित्य, मतलब बद्री नारायण ने लिखा है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। अगला, तो ये हैं बद्री नारायण जी, एक बार देखिएगा, विजुलाइज करिएगा। बिमल जालान रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे पढ़ाने का जो टॉपिक चूज करने का तरीका और अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज और प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और जिसमें पढ़ाता हूं शायद उसी समय सब्सक्राइब करेगा। विमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? सर, विमल जालान ने द इंडियन स्टोरी नाम की पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, द इंडियन स्टोरी, विमल जालान। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 विजेता टॉम ऑफ सैंड, ये किताब का नाम है, रेत का मकबरा, टॉम ऑफ सैंड, किसके द्वारा लिखी गई है? सर, ये लिखी गई है बुकर प्राइज विनर गीतांजलि श्री जी के द्वारा, और ये हैं आपकी गीतांजलि श्री जी जिन्होंने ये किताब लिखी है टॉम ऑफ सैंड, रेत का मकबरा। गीतांजलि श्री 2022 बुकर प्राइज इंटरनेशनल। रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस राइटर, तो सर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल को सुनो, द लंदन एडवेंचर। तो ये है आपके रस्किन बॉन्ड जी की किताब, लिसन टू योर हार्ट। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा वैसे 1915 से 1947 माना जाता है, और इसको लिखने वाले हैं दो लोग, पी ज्योतिमणि और जी बालान, ठीक है ना। ये है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ऐसी एक बिपिन चंद्रा जी की किताब बड़ी फेमस है ना, ऊपर वो भी हैं बिपिन चंद्रा जी। अगला, किरण बेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है किरण बेदी। किरण बेदी ने जो लिखा है वो लिखा है फियरलेस गवर्नमेंट, ठीक है ना, फियरलेस गवर्नमेंट, ये किरण बेदी जी हैं। अच्छा, कुछ लोग जो दूर से देख रहे होंगे, कुछ मायावती जी जैसा लुक नहीं आ रहा है? मैं भी ना जब इस इमेज को देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि अरे मायावती जी, फिर देखा अरे नहीं, ये तो किरण बेदी जी हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विथ इंडियन क्रिकेट टीम। सर, कोचिंग बियॉन्ड माई क्रिकेट विथ इंडियन टीम, सी ऑप्शन, आर श्रीधर ने लिखा है, ठीक है ना, आर श्रीधर ने लिखा है। आप देख सकते हैं कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी जी और रविंद्र जडेजा जी बने हुए हैं। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक, आर श्रीधर, ठीक है ना, आर श्रीधर मुख्य राइटर हैं, आर कौशिक सहयोगी हैं। देविका रंगचारी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी ने पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, अपने देश के पहले सीडीएस के ऊपर है, ठीक है ना, देश के पहले सीडीएस के ऊपर रचना बिश्वत रावत ने लिखा है, और ये हैं बिपिन रावत जी जिनके ऊपर बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, दलाई लामा और डेसमंड टूटू, भैया बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं दोनों लोग, और दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। पूरे पिछले 8 महीनों का, पूरे किताबों का, करेंट अफेयर का ये है आपके संग्रह। मैं लिख करके देता हूं, जिस स्टूडेंट ने इस 30 से 35 क्वेश्चन को रट लिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं बुक एंड ऑथर्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी 10 मिनट के शो से आएगा। ए ऑप्शन करण सिंह सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन करण सिंह सही है। गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक ने मिलकर निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? सर, उन लोगों ने मिलकर के लिखी है द रिस्ट एस्योर्ड। कहां है भाई ये, कहां पे? हाँ, रिस्ट एस्योर्ड, ठीक है ना, रिस्ट एस्योर्ड, क्रिकेट से संबंधित किताब है। विक्टिम सिटी किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? विक्टिम सिटी, जल्दी जल्दी बताइएगा। सर, विक्टिम सिटी लिखी गई है सलमान रुश्दी जी के द्वारा, ठीक है ना, सलमान रुश्दी जी जिनके द्वारा लिखी गई है विक्टिम सिटी स्टोरीज। नेक्स्ट,
Which of the following authors wrote the book A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence? ये लिखा है आपके रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड। एक बार इनको देख लीजिए, ये हैं भारतीय मूल के, उत्तराखंड के रहने वाले हैं रस्किन बॉन्ड जी। ये गलती कभी मत करिएगा कि आप इनको यूनाइटेड किंगडम या कहीं का मूल निवासी समझ लीजिएगा। अंबेडकर अ लाइफ नामक किताब लिखी है, ये किताब लिखी है शशि थरूर ने और बड़ी फेमस चल रही है अंबेडकर अ लाइफ। ये किताब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मैं जो ये 34-35 किताबों का संग्रह लेकर के आया हूं ना, मैं लिख करके दे रहा हूं कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना है, मैं लिख करके दे रहा हूं, ठीक है ना। ये किताब है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, लिखने वाले हैं नवदीप सिंह गिल नामक। माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, भाई कोई और नहीं, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर श्री रंगराजन जी लिखे हैं, ठीक है ना, श्री रंगराजन जी, जो कि आप लोग कई बार इनको कई अवसरों पे देखे भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस मैथ्यू ने निम्नलिखित में से कौन सी किताब लिखी है? थॉमस मैथ्यू। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, 19 तारीख को शाम 7 बजे मैं 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। यही जो परसों 19 तारीख है, 19 अप्रैल शाम 7 बजे मैं आपको 4 से 6 नंबर इस एक सेशन से दिला दूंगा, ठीक है ना, इस एक सेशन से। किस भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा लिखी गई किताब है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना? तो ये लिखी हुई है विमल जालान जी के द्वारा, भूतपूर्व गवर्नर आपके आरबीआई के, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस नामक किताब, सर ये लिखा हुआ आपके बी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी जी, बहुत बड़े व्यक्तित्व है हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री हैं। किसके द्वारा? द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री नामक किताब लिखी गई है। ये जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ना, ये बहुत सोच समझ करके लेके आता हूं इन सारी चीजों को, ठीक है ना, बहुत सोच समझ करके लेके आता हूं कि आप इनको अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें, ठीक है ना, आप इनको सोच समझ के पढ़ सकें और रख लें। बताओ, तो सर इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शेखर पाठक, ठीक है ना, इसका राइट आंसर है शेखर पाठक। ये पर्यावरण से रिलेटेड, इसलिए पुस्तक जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, सर जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया की बुक है, अवार्ड विनर है ममता कालिया जी, ठीक है ना, और इस समय इनकी किताब चर्चा में है। अगला, पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा के लेखक कौन है? बी ऑप्शन मानसी गुलाटी। अगला देखते हैं, फिट एट एनी एज, ठीक है ना, फिट एट एनी एज, यह कौन लिखा है? सर ये लिखा हुआ है पीवी अय्यर ने, पीवी अय्यर ने, फिट एट एनी एज, ठीक है ना, एयरफोर्स में है, एयरफोर्स मार्शल रहे पीवी अय्यर जी। जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? सर जादूनामा लिखा है अरविंद मडलोई ने, ठीक है ना, ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई किताब है। अगला, हाल ही में किसकी आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया गया है? अनजान साक्षी का विमोचन प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार ने किया है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? आपको अगला द 10 मिनट शो किस किताब, किस टॉपिक पे चाहिए, ये मुझे जरूर आज के कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो मेरा एक एफर्ट है आपके लिए द 10 मिनट शो, कैसा आपको महसूस होता है ये क्लास लेने के बाद, मुझे जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू समझाइएगा, बताइएगा। शायद मुझे आप और मोटिवेशन मिले, आप लोगों के एक छोटे छोटे कमेंट, आप जो थैंक्स भी लिखते हो ना, वो मेरे लिए दोस्तों का आशीर्वाद और साथ होता है। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? बी ऑप्शन काकी माधव राव। और ये 35 ही हैं, लेकिन मैं लिख करके देता हूं कि इसमें से 1-2 नंबर इस बार कंफर्म है आपके पेपर में, ठीक है ना। ए द्विवेदी, ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक हैं ए द्विवेदी, ठीक है ना। और लास्ट, एशिया का परमाणुकरण, ठीक है ना, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इसके लेखक हैं सी ऑप्शन रेने बाबा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रमुख भाग को याद करने का एक लाइन बताऊंगा। संभव है कि आप में से कुछ को याद हो तो उनके लिए दोहरा जाएगा, और जिनको नहीं याद होगा उनको कुछ नया मिल जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे, और अगर ट्रिक पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? ऑल द बेस्ट। शुरुआत करते हैं संविधान के सभी प्रमुख भाग को याद करने का एक छोटा सा एफर्ट, ठीक है। ये लीजिए पहला एफर्ट। आपको ऐसे याद रखना है कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाना है, मेरी बात को याद रखो। तो आप कैसे जा सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए कि हमें एक रॉकेट दे दीजिए, क्योंकि भाई वो परमिशन दे दें तो आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जाकर के जो बिडेन से मिल लेंगे। तो अगर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट। आप उड़ करके जा सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम यूएस जा सकते हैं। किससे मिलने? अमेरिका के राष्ट्रपति से, यूजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पेशल रॉकेट पकड़ के जाइए, पहुंच जाएंगे ना भाई। अब यही लाइन है आपकी ट्रिक,
अब सर यही लाइन तुमको रटनी है, ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं और अभी साइंस का एक ट्रिक इसके बाद साइंस वाले में वाह कहलवा दूंगा। आइए, यू से यूनियन टेरिटरी, संविधान का भाग 1 है। सी से सिटीजनशिप, संविधान का भाग 2 है। देखो अब यहीं पे आपको खेल खेलना है, बस कैसे सर, यू, अब देखो ये वाला सी है, सी से सिटीजनशिप, यही है संविधान का भाग 2 और यह है संविधान का भाग 1। तो अगला है फ्लाई और डायरेक्टली, ठीक है ना, तो फ्लाई ये है आपका संविधान का भाग 3, फंडामेंटल राइट ही तो है उसमें, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट ही तो है उसमें, भाग 1 भाग 2 भाग 3। यू कैन फ्लाई है। अब उसके बाद डायरेक्टली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये इंग्लिश में ही रहेगा। तो यूनियन टेरिटरी, यूनियन जो है आपका 1 में, सिटीजनशिप 2 में, फंडामेंटल राइट 3 में, 1 2 3। डायरेक्टिव, डायरेक्टली से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आपके संविधान के 4A में है, यहां पे आपको याद रखना होगा। यू द यूनियन, ये आपके देखो डायरेक्टली फ्रॉम, इसका F ले लिए, इसका D ले लिए, अब क्या है US, मतलब अगले 2 आने चाहिए यू पे, तो द यूनियन, और आपके S से क्या आ जाएगा, द स्टेट। द यूनियन संविधान के किस भाग में है, 5 में, और द स्टेट आपके किस भाग में है, 6 में। यूएस तक हो गया सर, फिर यू आ गया, हाँ तो फिर यू आ गया, तो आपके संविधान के भाग 7 में यूनियन टेरिटरी ही तो है, यूनियन टेरिटरी तो ही है। अच्छा अगला पॉइंट, फिर यूजिंग हो गया, फिर इसका पी आ जाएगा और इसका एम आ जाएगा। पी से द पंचायत, पंचायत का ही जिक्र तो आपके अगले भाग में है, पंचायत का। उसके बाद एम आ जाएगा ना, तो एम देखो, एम से द म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत के आगे म्युनिसिपैलिटीज, फिर आपके स्पेशल द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा, ये आपको अलग याद करना पड़ेगा। और आपको क्या करना होगा, एस से आपके स्पेशल की जगह एस स्पेशल वाला है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, और आर से द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये है। अब इसी को अगर ऐसे देखोगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यही है ना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, पॉइंट समझना। और उसके बाद यूजिंग, आपके यूजिंग प्राइम मिनिस्टर रॉकेट, ठीक है ना, यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट, यही था आपका ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 2, अच्छा सर इसमें थोड़ा सा कम मजा आया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। सर ट्रिक नंबर 2, सदिश और अदिश राशि पहचानने की। कई बार आपसे आपके एग्जाम में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पहचानने के लिए आता है, एक लाइन में इसको खत्म कर दूंगा। आइए सर, कैसे सर, सदिश और अदिश राशियां जरा देखते हैं सर। ऊर्जा, समय, चाल, दूरी, कार्य, ठीक है सर, ये आपके स्केलर है अदिश। सदिश, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग। कुछ बात नोटिस कर रहे हो क्या सर? अच्छा थोड़ा सा और देख लो, और देखो, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाब, ताप, इधर त्वरण। सर कुछ बात नोटिस कर रहे हो? इसी वाले में तुम लोग नोटिस कर पाओगे, जो पकड़ ले वो समझ गया कि सर ये हो गया। सर कैसे? जिस भी शब्द में पहचानने के लिए आवे और उसमें व आ जाए, जिस भी शब्द में पहचानने के लिए आवे और उसमें व आ जाए, तो वो हो जाएगा आपके क्या, सदिश। और अगर उसमें वह शब्द नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा अदिश। इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं। आगे देखो, क्या सर आयतन में वह आया नहीं, द्रव्यमान में आधा वह है, पूरा नहीं है, नहीं आया, विद्युत धारा। ये आपके 2 अपवाद हैं। कौन कौन से 2 अपवाद हैं? मात्र वह आने के बावजूद वो आपके क्या है, अदिश है। घनत्व और आवेश, ये 2 अपवाद हैं। ठीक उसी तरीके से इधर भी 2 अपवाद हैं। बाकी देखो, वह शब्द आ जाए तो सदिश और वह शब्द ना आवे तो अदिश। 99% पे ये टिक सही है। जिन 2 पे नहीं सटीक बैठता मैंने वो अपवाद में भी लिख दिया है। आप फिर से एक बार देखो सदिश अदिश पहचानने का तरीका। जिसमें वह शब्द आ जाए वो सदिश 99.99% में देख लो, वह। और जिसमें वह शब्द ना आवे वो अदिश। ये देखो वह आ रहा है। अब आप हमसे देखो, खुराफाती भी तो स्टूडेंट होते हैं कुछ,
होते हैं दिमाग लगाएंगे, अरे गुरुजी ऐसे कैसे, तो गुरु तुम्हारे लिए बता दे रहा हूं। दो ठो अपवाद हैं, उन दो अपवाद को यहां से पढ़ लेना, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और आपके इसमें अपवाद है घनत्व और वह, इन दोनों में वह आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अदिश है। तो अपवाद को अगर याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ ट्रिक पसंद आई भाई? देखो, और अक्सर एग्जाम वाला यही घुमाता है, इन दोनों अपवाद को बस याद रखना लल्ला, बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अपवाद याद रखना, बाकी बस एक लाइन याद रखना, गुरु वह आए तो सदिश, ना आए तो अदिश, ले मजा, एक नंबर हो गया, जीएस ट्रिकी समाप्त हुआ, ठीक है ना। हाँ, अब अपवाद याद रखना। चूंकि अब दीपावली का समय है, लोग रिजर्वेशन को लेकर के अफरा तफरी में है, छठ पूजा है, और रेलवे तो भारत की लाइफलाइन कही जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ऐसे समय में भारत सरकार ने रेलवे के नियम बदलने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। जैसा मीडिया में न्यूज है, 1 नवंबर 31 अक्टूबर को दीपावली है, और उसके कुछ ही दिन बाद हफ्ते भर के अंदर आपका छठ पूजा है, और बहुत सारे बड़े बड़े त्योहार अब तो लाइन से लगे हुए हैं। ऐसे समय में रेलवे के टिकट के नियम बदल गए हैं। क्या बदले हैं रेलवे के टिकट के नियम, जरा सा उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। देखो जरा समझना, जनरली पहले क्या होता था कि रेलवे का आम लोगों के लिए टिकट रिजर्वेशन में लंबी लंबी वेटिंग रहती थी। तो भारत सरकार ने क्या किया कि अब ट्रेन की बोगी में कंफर्म, मतलब स्लीपर में, एसी में वही यात्री चढ़ेंगे जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। ये तो आपको पहले से पता था, हाँ सर, लेकिन कुछ लोग सेटिंग वेटिंग करके टीटी से बात करके भी चले जाते हैं, लेकिन अब कड़ाई हो रही है धीरे धीरे। यह भी नियम आया समय पर कि ऐसा होगा कि अगर आपका तत्काल में वेटिंग है और वो क्लियर नहीं होता है तो वो कैंसिल ई टिकट। अगर आपने वेटिंग टिकट लिया, वो आपका कंफर्म नहीं होता है तो वो उसका भी पैसा रिफंड मिलेगा और आपका वो टिकट कैंसिल माना जाएगा। मतलब आप वेटिंग का टिकट लेके ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। ये नियम कुछ दिन पहले आ गए थे, लेकिन अब जो नियम आया वो वास्तव में मेरे हिसाब से, जो मुझे अपना व्यक्तिगत लगता है, थोड़ा टिकट की मारामारी को कहीं और बढ़ा देगा। हालांकि सरकार के अपने तर्क हैं कि कालाबाजारी रुक जाएगी, कालाबाजारी रुक जाएगी, लंबी वेटिंग से लोगों को आजादी मिलेगा। रेलवे के नियम क्या थे जरा सुनिएगा, यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। रेलवे के नियम ये थे कि 120 दिन पहले अगर आपको कंफर्म टिकट चाहिए, कंफर्म टिकट, तो कंफर्म टिकट लेने के लिए आम आदमी क्या करता था, 120 दिन पहले रेलवे की विंडो ओपन होती थी टिकट की और वो ले लेते थे। ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, वो ब्लॉक हो गया। अब रेलवे ने कहा कि 60 दिन पहले आप बस ये टिकट ले सकते हैं, 120 दिन पहले नहीं। ये बड़ी अपडेट है। अब जैसे होता था कि कब आप टिकट ले सकते हैं, तो पहले, अगर यही बात मैं विदेशी यात्रियों के संदर्भ में करूं, विदेशी यात्री या फिर पर्यटक, विदेशी यात्री या फिर पर्यटक, आप में से कोई भी बता सकता है जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो कितने दिन पहले रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं? कोई भी, इतने लोग आप मुझे बाद में, रात में, दिन में, भोर में, मुझे नहीं पता आप मुझे कब कब सुन रहे हैं इस वीडियो को, कोई बता सकता है कि विदेशी यात्री या विदेशी पर्यटक एडवांस बुकिंग कितने दिन पहले की टिकट की ले सकते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में आज कमेंट जरूर करिएगा। एडवांस बुकिंग आप बता सकते हैं कितने दिन पहले ले सकते हैं? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने दिन पहले ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये एडवांस बुकिंग 365 दिन पहले ले सकते हैं, दिन पहले। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विदेशी यात्री या विदेशी पर्यटक एडवांस बुकिंग 365 दिन पहले ले सकते थे और ले सकते हैं। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। कंफर्म टिकट के लिए जो 120 दिन पहले यात्री एडवांस टिकट बुकिंग करते थे वो बदल गया है। अब 60 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं, 60 दिन पहले आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात बता दें, अब इन चीजों का एक बड़ा बेनिफिट है। लोग पहले टिकट लेके ब्लैक में और गलत तरीकों से टिकट बेच देते थे, आओ हमारे पास
पहले 10 दिन विंडो खुली, 20 टिकट लेके खरीद के बैठ जाते थे। फिर जो आम आदमी होता था उसको दिक्कत, टिकट नहीं बुक हो रही है। इससे काला बाजारी पे भी रोक लगेगी। और इन नियमों को अगर विस्तार से जाना जाए तो यही है ये नियम कि अब आपको 120 दिन की जगह 60 दिन पहले एडवांस में बुकिंग करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, यह नई व्यवस्था अगले महीने से लागू की जाएगी। अगले महीने में कब से सर? 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर 2000 मतलब छठ पूजा का अगर आपको टिकट लेना हो तो आप ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको टिकट लेना हो तो ले लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में 1 नवंबर 2024 ये एक बड़ी अपडेट है। तो 1 नवंबर से पहले अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो अब इस तरह की ट्रेन में ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये आपको रेलवे बोर्ड ने यहां पे साफ कहा है कि एक दिन में यात्रा पूरी करने वाली कुछ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन का जो पुराना नियम है, यानी एडवांस टिकट बुकिंग करने की जो लोअर लिमिट तय है, वह पहले की तरह लागू रहेगी। ये एक है। अब जैसे कुछ ट्रेनें होती 2-2 दिन यात्रा कर रही हैं, रात में चली अगले दिन पहुंच रही हैं, उनके लिए नियम बदला है। जो रेलवे बोर्ड ने एक दिन में यात्रा पूरी करने वाली कुछ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन का जो पुराना नियम, वही 120 दिन वाला, वो लागू रहेगा। जैसे कि ताज एक्सप्रेस, अब ये चलती कहां से कहां तक है? यही दिल्ली से शुरू होकर आगरा खत्म 3 घंटे पे। ये गोमती एक्सप्रेस, ये जो लखनऊ के लिए जाती है 7-8 घंटे में पहुंच जा रही, तो इनके ऊपर, ठीक है ना, ये नियम नहीं लागू होगा। बाकी गोमती एक्सप्रेस, ताज एक्सप्रेस का इसीलिए मैंने भैया बना दिया है आपके लिए इमेज। तो विदेशी नागरिक या पर्यटकों के लिए 365 दिन पहले एडवांस में रेलवे रिजर्वेशन वाला रूल लागू रहेगा। लेकिन आम जनता के लिए चीजें बदल गई हैं। आप सिर्फ 60 दिन पहले इस तरीके की टिकट को बुक कर सकते हैं, कंफर्म टिकट। आर्ट एंड कल्चर, फर्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? याद रखना आज के पीपीटी से क्वेश्चंस रहेंगे जरूर, और कथकली संबंधित है बी ऑप्शन, केरल से। नेक्स्ट, केरल के अगर हम लोग अन्य नृत्य को देखें तो कथकली में आपको मृणालिनी साराभाई और याद रखिएगा शिवरामन आनंद को जरूर याद रखना है। ये मेरे पेड में भी कंटेंट जाता है, आज मैं पहली बार आप लोगों को ये कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों को मैं ये कंटेंट दे रहा हूं। अगला, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू डी ऑप्शन, असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू 3 प्रकार का होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। बिहू कितने प्रकार का होता है? तो बिहू 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कूद नृत्य किस राज्य में होता है? कूद जम्मू एंड कश्मीर में होता है। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जो अन्य नृत्य हैं उसमें आपको दंडी नाच जरूर याद रखना है। साथ ही साथ रौफ नाम का नृत्य आपको जरूर याद रखना है। रौफ नाम का नृत्य आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम आपके सी ऑप्शन, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु में भारतनाट्यम को करने वाली मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, सोनल मानसिंह, ये बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं जो ये करते हैं, याद रखिएगा। अगला, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो है, ये ऑप्शन, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है ना, नागालैंड में मनाया जाता है आपके हॉर्नबिल। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? बताइएगा, कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है आपके ए ऑप्शन, यक्षगान। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है यक्षगान। अभी जो पिछला CHSL हुआ था, पिछला CGL हुआ, MTS हुआ, उन सब में ये पूछा गया था। और यक्षगान यह नृत्य और नाट्य का मिश्रण है, भाषा कन्नड़ है और विषय पौराणिक होती है, याद रखिएगा। कर्नाटक से वीरगासे, कुनीता और कुर्गा, यह भी पूछता है आपके एग्जामिनेशन में। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑलवेज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कथक भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की
लोक कला चौक पूर्णा बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य में रासलीला, नौटंकी, जो कि अक्सर आपके एग्जामों में आता है। एक बार एमटीएस के पेपर में मयूर नृत्य पूछा था, मयूर नृत्य एमटीएस के पेपर में पूछ चुका है। इसमें अच्छा, ये तो कथक के कलाकारों का नाम आपसे पूछता है। कथक के कलाकार का नाम है सितारा देवी। जितने भी महाराज हैं वो सब के सब ऑलमोस्ट कथक के कलाकार हैं। ये एक छोटा सा हिंट होगा आपके लिए। पडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पडवानी आपके छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य शैली है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ से वैसे आपके तीजन बाई का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पडवानी नृत्य को करती हैं। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो गणगौर भारत के ए ऑप्शन राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है ना, गणगौर राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, अगला आपके स्क्रीन पे ये रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में। नेक्स्ट, बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल है आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। अन्य लोक नृत्य में वैसे लोक कला वहां की पश्चिम बंगाल की अल्पना भी पूछता है। छऊ एक ऐसा नृत्य है जो कम से कम 3 राज्य में किया जाता है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में छऊ किया जाता है। भांगड़ा, भांगड़ा सर निश्चित रूप से पंजाब का एक लोक नृत्य है और इसमें आपको याद रखिएगा भांगड़ा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, वहीं पे जो गिद्दा नाम का नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस में यही बात पूछ देता है कि कौन सा पुरुषों का नृत्य है और कौन सा महिलाओं का नृत्य है। मिजोरम का लोक नृत्य कौन है? पाखु पिल्ला। मिजोरम का जो नृत्य है पाखु पिल्ला, ये अत्यंत फेमस है और मिजोरम से सांवलिया नाम का नृत्य भी पूछा जाता है जो मिजोरम के लोगों का एक पारंपरिक नृत्य है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, मुझे अच्छे से पता है कि मैं तेज पढ़ा रहा हूं, लेकिन रीजन उसका यह है कि मुझे इसे 10 मिनट के अंदर खत्म करना। ऑलरेडी हम लोग कुछ मिनट बर्बाद कर चुके हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सर आंध्र प्रदेश का। ये वो क्वेश्चन, वो पीपीटी है कि आपके पेपर में पूछना ही पूछना है। कुचिपुड़ी की नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी अक्सर पूछता है। न सिर्फ नृत्य, नृत्य से संबंधित पर्सन, लोक कला, ये भी आपसे पूछता है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नाम का युद्ध नृत्य होता है और अरुणाचल प्रदेश से 2 चीजें, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, यह भी पूछता रहता है। लावड़ी और लेक्शिमा ये आपके महाराष्ट्र में होता है। थोड़ा सा तेज सही करिएगा, थोड़ा सा तेजी से सही करिएगा, मतलब आंसर करिएगा। लोक नृत्य तमाशा और लेक्शिम, लावड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां की लोक कला रंगोली आपके एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, ये ऑप्शन मणिपुरी है। लोक नृत्य की अगर मणिपुर की बात करें तो महारास और नटरास है। सवारी और मुडरी किस राज्य का लोक नृत्य है? सवारी और मुडरी ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। अब देखो, अब ओडिशा में भी आपके छऊ है। छऊ बहुत कॉमन है 3-4 राज्य में, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। ओडिशा का ओडिशी, ये वाला आप लोग अक्सर पकड़ लेते हो, इसलिए मैं इसमें कुछ बोलने वाला ही नहीं हूं। अगला, विदेशिया। विदेशिया सर झारखंड का लोक नृत्य है, झारखंड का। आप किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, रहेगा और रह जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य है? उत्तराखंड में सर गढ़वाल एक जगह है और गढ़वाली वहां पे नृत्य की जाती है। अगला क्वेश्चन, जबकि मैं ये बता दूं, ये पीपीटी मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट जानते होंगे मैं उनके लिए प्रयोग करता हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए प्रयोग किया कि जरा सा देखिए कि पेड क्लास भी कैसे चलती है और द 10 मिनट शो का कंटेंट क्या होता है। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, लाहो और दक्कनी सीजीएल में, एमटीएस में कई बार पूछा है। हम तो फेमस वाले कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक ये रट के जाते हैं और ये आता है तो नंबर कट जाते हैं। इसका राइट आंसर आपके सी ऑप्शन गोवा, मेघालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? मतलब जो सुशीर वाद्य कहा जाता है बांसुरी को, ठीक है ना। बांसुरी बजाने में राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसन्ना, हरिप्रसाद चौरसिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन वादक हैं प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। न सिर्फ नृत्य बल्कि वाद्य यंत्र के भी क्वेश्चन इसमें कवर हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे। सोचो ये साइंटिस्ट हैं लेकिन वायलिन में नंबर 1 पे थे।
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? जाहिर सी बात है सर, शहनाई। शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वायु द्वारा। शहनाई वादक में बिस्मिल्लाह खां और दयाशंकर जगन्नाथ का नाम आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछता है। मैं बार बार कहूंगा कि मैं लेक्चर को तेज ले रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं। उसका कारण यह है कि एग्जाम हॉल के बाहर आपको यह दोहराने में मेरा लेक्चर बहुत मदद करेगा। तबला का प्रचलन किसने किया था सर? तबला और आपके क्या कहते हैं सितार और कव्वाली, सभी के जनक आमिर खुसरो हैं। अगला, अच्छा जितने महाराज हैं, किशन महाराज, गुदई महाराज, अच्छन महाराज, सब लोग तबला वादक हैं। वाद्य यंत्र सितार का जनक सर, सितार का जनक भी आमिर खुसरो, कव्वाली का जनक भी आमिर खुसरो, तबला का जनक भी आमिर खुसरो, और सितार में पंडित रविशंकर का नाम, निखिल बनर्जी और बिलायत खां, ये 4 नाम आपके अन्य इंपॉर्टेंट हैं। एस बालाचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है सर? एस बालाचंद्रन का संबंध बी ऑप्शन वीणा से है। वीणा वादक बी दोरोस्वामी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बदरुद्दीन टांगर जी। जितने लोग आप लोग सीरियस तैयारी करते होंगे आपको पता होगा कि ये ऑप्शन में नाम अक्सर दिखते रहते हैं। आज का सेशन मैं लिख करके देता हूं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलने वाला है। सततंत्री वीणा किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? डी ऑप्शन संतूर को कहा जाता है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका निधन भी हुआ है अभी कुछ दिन पहले शिव कुमार शर्मा जी का, तो निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछ सकता है। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है सर? सरोद से है। सरोद वादक में अक्सर जो एग्जाम आपके पेपर में पूछता है, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां और जरीन दारूवाला, मैं उन नामों के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं जो आपके एग्जाम पेपर में अक्सर आपको दिखते हैं। ये कुछ अन्य वाद्य यंत्र हैं, ठीक है ना। अब कुछ त्योहारों की बात कर लें तो केरल में ओणम बड़ा फेमस है, असम से बिहू आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर से आपको मुख्य रूप से चैत्र चौदस याद रखना है, तमिलनाडु से आपको पोंगल और जलीकट्टू, ये मैं याद रखने के लिए बस बोल रहा हूं। नागालैंड से हार्नबिल आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, कर्नाटक से आपको हम्पी त्योहार जरूर पूछता है, उत्तर प्रदेश से आपको गणगौर और अक्षय तृतीया, राजस्थान से आपको धुलुंडी जो होली के अवसर पर खेला जाता है, और गुजरात से आपको मोढेरो नृत्य ये पूछता है, पश्चिम बंगाल से डोल पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है, पंजाब से आपको लोहड़ी और बैसाखी इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कि सर ये सारे पीडीएफ में जरूर दे देना, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज और प्लीज वो नीले रंग की पट्टी पे अड्डा का ऐप लगा हुआ है, आप ऐप डाउनलोड कर लें। जो लोग इस लेक्चर को बाद में देखेंगे, इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अड्डा के ऐप की लिंक दी हुई है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ऐप पे कल दोपहर तक इसकी पीडीएफ मैं सेंड करूंगा, लेकिन ऐप आप अभी डाउनलोड करें जो नीले रंग की पट्टी पे दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का द 10 मिनट शो आपको सबसे ज्यादा विध्वंसक और मजेदार मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। विध्वंसक नंबर के टर्म में, और वो जो शुरू में 2-3 मिनट मेरी वजह से कुछ मिनट खराब हुए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान दें, अपनों का ध्यान दें। हमेशा याद रखना, ये लेक्चर मैं इसलिए तेजी से लेता हूं कि आपको कम समय में ज्यादा कुछ मिले, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी भी नीली पट्टी पे लिंक दिया हुआ है। और इस लेक्चर को जो लोग बाद में देखें, कंटेंट के ऊपर स्पीड और आपके लिए जो मैंने कम समय में एक कोशिश की, वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के एक एक कमेंट पढ़ता हूं, वो भले 1000-1500 कमेंट क्यों ना हो जाए, मैं पढ़ता जरूर हूं। आपका छोटा सा थैंक्स मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाइडेस्पीज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हाइडेस्पीज का युद्ध ये वो युद्ध है जिसमें सिकंदर और पोरस लड़े थे, और ये युद्ध लड़ा गया था बितस्ता के किनारे 326। इसको हम लोग बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग झेलम का युद्ध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अशोक के शासक बनने के बाद 8वें वर्ष में 261 बीसी में खारवेल नरेश के खिलाफ कलिंग युद्ध लड़ा था, जिसमें अशोक जीता था। तराइन का पहला युद्ध, सर तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। उनके दरबारी कवि चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो नामक बड़ी किताब भी लिखी थी। मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, जयचंद हारा था, गोरी जीता था। यह लड़ाई लड़ी गई थी 1194 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई, सर पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और वर्सेस आपके इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध को जीतने वाला बाबर था। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान में मारा गया पहला शासक था। इसके साथ ग्वालियर के राजा ने भी इस युद्ध को लड़ा था।
चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। मैंने क्यों शेर खां नाम लिया? क्योंकि इस युद्ध के बाद ही शेर खां का नाम क्या पड़ा था? शेरशाह सूरी पड़ा था। इससे पहले इसका नाम शेरशाह सूरी नहीं था, इसलिए मैंने इसको शेर खां कहा। यह भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और शेर खां उर्फ शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीता था। बिलग्राम का युद्ध, सर बिलग्राम के युद्ध को ही हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? कन्नौज के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध को 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसे हुमायूं हारा था और फिर भारत छोड़ के भागा था। तालीकोटा का युद्ध, सर तालीकोटा का युद्ध कहें या फिर सर इसे हम लोग बनी हट्टी का युद्ध कहें, या यूरोपीय राइटर में इसे हम लोग बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं सर, बनी हट्टी, या फिर सर इसे हम लोग कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है सर। और यह युद्ध समाप्त हुआ था 1565 ईस्वी में, जिसमें बहमनी साम्राज्य जीता था, बहमनी जीते थे और विजयनगर वाले हारे थे, विजयनगर वाले हारे थे इस युद्ध को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप को कीका उपनाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को 1576 में लड़ा गया था और हकीम सूर नाम का व्यक्ति महाराणा प्रताप का सेनापति था, जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा अफगानी मुसलमान था जो महाराणा प्रताप का विश्वास पात्र था। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? अगर प्लासी की लड़ाई को देखें तो सर 1757 में लड़ी गई थी। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? यह क्वेश्चन अक्सर बनता है। रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव, और इधर से नवाब सिराजुद्दौला लड़े थे। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में सर भारत की तरफ से 3 योद्धा लड़े थे और उधर से अंग्रेज जो लड़ा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। कई बार आपसे यह पूछ देता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, और आंसर सही है 1764। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से। सर चौथा मैसूर युद्ध, सर ये लड़ा गया था आपके वेलजली और आपके क्या कहा जाता है, टीपू सुल्तान के बीच में, जिसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें टीपू वर्सेस वेलजली जीता था और उसने टीपू की हत्या कर दी थी। अगला, दूसरा सिख युद्ध, सर दूसरा सिख युद्ध लड़ा गया था 1848 से 1849 के बीच में। मैं लिख करके दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और कई के आंसर आपको नहीं पता होंगे। शुरू के आंसर तो आपको लगा होगा कि बड़ा आसान है। वेणी का युद्ध 130 एडी ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, कोप्पम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऐसे आप जब एग्जाम में जाते हो ना और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कितने युद्ध पढ़ के आए थे और ये नहीं आया, ये उसका नतीजा है। 1054 ईस्वी। अगला, मस्की का युद्ध किस वर्ष? कर्नाटक साइड ये मस्की जगह पड़ता है। मस्की का युद्ध लड़ा गया था 1019 से 1020। और अगर आपको लगता है कि सर मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके, मजा आ गया ये क्वेश्चन करके और पढ़ के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर प्रथम कार्नेटिक वार 1744 से 48 के बीच में, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। 4 युद्ध हुए थे। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? सर ये सब संधि के द्वारा समाप्त हो रहे थे, जैसे कि आपके एला सापल की संधि, उसके बाद आपके पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि, ये संधियां भी हो रही थी इन युद्धों के साथ। तो सी ऑप्शन 1748 से 1754। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइएगा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 एप्लिंग। अगला, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइएगा। पहला आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पहला एंग्लो मराठा वार जो लड़ा गया था, बी ऑप्शन 1775 से 1782। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? देखो मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो, आपको द 10 मिनट शो अब रोज मिलेगा, लगातार मिलेगा, आपके एग्जाम तक मिलेगा और रोज एक नया टॉपिक रहेगा और हर टॉपिक को 8 से 10 मिनट में समाप्त किया जाएगा। 1817 से 1818। तीसरा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? मैं लिख करके दे सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के ये जो 26-27 तक जाएगा, आपको इसमें से बहुत ही कम याद होंगे। ए ऑप्शन 1790 से 1792। अगला, दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था? दूसरा इसका क्या था? हाँ 1790 तीसरा था, अब दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था सर? 1780 से 1784। अगला, पहला मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखो कार्नेटिक वार, एंग्लो मराठा वार, मैसूर वार, ये 3-3 हुए थे और स्टूडेंट बचता है इनको याद करने से। आप मत बचना यार, आप इसको याद करके जाना। बी ऑप्शन 1734 से 1766। अगर आपको द 10 मिनट शो की पीडीएफ चाहिए होगी तो अड्डा ऐप का डाउनलोड का लिंक लगा हुआ, अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ
तरफ मिल जाएगी। पहला सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1845 से 1846 में हुआ था। दूसरा, पहला आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था पहला 1838 से 1842। संभव है कि ये आपको अभी ना याद हो, लेकिन ये 7-8 मिनट की वीडियो जो 10 मिनट शो में है, ये आपको याद करवा के छोड़ेगी। बस इसी वीडियो को 2-4 बार देख लेना, ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरा, आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी आप सभी के लिए ये 30वां क्वेश्चन, तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था सर 1919 ईस्वी में, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है? मैंने जानबूझ करके इस तरीके के नृत्यों को एक करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में ऑब्जर्व किया कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लुड्डी नृत्य किया जा रहा है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लाथोल द्वारा पुनरुज्जीवित नृत्य का नाम क्या है? वल्लाथोल द्वारा किए गए पुनरुज्जीवित नृत्य का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डांस रिव्यूड बाय वल्लाथोल? उस नृत्य का नाम है बी ऑप्शन कथकली। चूंकि पेपर में क्वेश्चन आर्ट कल्चर से थोड़ा टफ आ रहा है, इसलिए थोड़ी समस्या है। अंकिया नाट कहां का नृत्य है? अंकिया नाट कहां का नृत्य है? और आप महसूस इसमें कठिनाइयों को करेंगे कि यार हाँ, ये तो नृत्य हमने सुने नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि आपके एसएससी के पेपर में थोड़े अलग तरीके का ही आजकल आर्ट कल्चर पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। तो सर निश्चित तौर पे सी ऑप्शन कुचिपुड़ी देव नृत्य के लिए। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइएगा। उद्गम पूर्वी भारत, सर निश्चित तौर पे पूर्वी भारत से इसमें मणिपुरी का संबंध है, ठीक है ना। अब भारतनाट्यम तमिलनाडु, वो तो दक्षिण भारत हो गया ना। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तीनों दक्षिण भारत हो गए ना। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी? आज के द 10 मिनट शो में मैंने जानबूझ करके आर्ट एंड कल्चर के ऐसे क्वेश्चंस रखने के प्रयत्न किए हैं जो पेपर में आ रहे हैं तो आपको पछताना न पड़े। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली निश्चित तौर पे महाराष्ट्र, साफ साफ महाराष्ट्र लिखा है तो फिर क्या ही बोलना है। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मणिपुर। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सर कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश से है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? बताइएगा। पूर्वी भारत से किसका उद्गम है? तो सर डी ऑप्शन मणिपुरी का उद्गम पूर्वी भारत से है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? थोड़ा सा तेजी से ये तो आसान है कि सर यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? सर ये है आपके सी ऑप्शन गुजरात का, ठीक है ना, गुजरात का। नेक्स्ट, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? सर लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्लियर है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावड़ी। नेक्स्ट, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा राजस्थान, झारखंड, पंजाब या हरियाणा? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी रटे पड़े हैं सर। गिद्दा पंजाब में महिलाओं के द्वारा, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये थोड़ा आसान है, ठीक है ना। घूमर आपके डी ऑप्शन राजस्थान। ये तो आप लोग पहचान गए होंगे कि कौन है? नेक्स्ट, युगादि नव वर्ष, अभी अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने इसकी हार्दिक बधाइयां भी दी थी पूरे देशवासियों को। यह है सर आपके दक्षिण भारतीयों का नव वर्ष है युगादि। रथ यात्रा उत्सव, भाई इसको तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं, जय जगन्नाथ जी की, और टिक लगाइए उड़ीसा राज्य के ऊपर, उड़ीसा राज्य के ऊपर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सर पैगंबर मोहम्मद साहब के ईद उल मिलादुन्नबी, ठीक है ना, मिलादुन्नबी, ठीक है ना। नेक्स्ट, सरहुल पर्व, सरहुल पर्व हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, झारखंड और सरहुल 2-3 राज्य में एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी बताएं। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? एक्चुअली
पर्व त्योहार मेले के क्वेश्चंस और ज्यादा पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं, सरहुल एक ऐसा पर्व है जो 2-3 राज्य में मनाया जाता है। कर्मा पर्व का बी ऑप्शन बिहार, ठीक है ना, बिहार और झारखंड। अब ऑप्शन में झारखंड होता तो ये भी कुछ ऐसे पर्व हैं जो 2-2, 3-3 राज्य में। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम सर प्रमुख त्योहार है बी ऑप्शन केरल से, ठीक है ना, बी ऑप्शन केरल से ओणम प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सर पोंगल है मुख्य रूप से तमिलनाडु का। क्लियर है? पोंगल कहां से मनाया जा रहा है? तो आपके तमिलनाडु में पोंगल। अगला रंगोली बिहू, ये हम लोग एक बार कर चुके हैं, और रंगोली बिहू असम से। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत अली, हजरत अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, हजरत इब्राहिम। बताइएगा। ईद उल जुहा सोच समझ के आंसर करिएगा, किसके में मनाया जाता है? तो सर डी ऑप्शन, हजरत इब्राहिम की याद में। हजरत स्वर किस राज्य में आयोजित होता है? आपका जो एसएससी का रेलवे का पेपर है उसमें एक्चुअली आजकल ऐसे मेले, ऐसे त्योहार का क्वेश्चन कर रहा है जो बड़ा मतलब कि प्रॉब्लमेटिक टाइप का महसूस करा दे रहा है कि यार हम तो कुचिपुड़ी पढ़ के आए, हम तो भारतनाट्यम पढ़ के आए, हम तो रासलीला पढ़ के आए, और यहां पेपर में कुछ और आ रहा है, वो समस्या कर रहा है। राइट आंसर इसका बनेगा ए ऑप्शन, राजस्थान। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहां लगता है? वैसे कुंभ कई जगहों पे आयोजित होता है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो कुंभ लगता है उज्जैन में, ठीक है ना। अभी यहां पे महाकाल कॉरिडोर भगवान शिव जी को समर्पित बढ़िया बनाया गया है। तो ये है आपके। नेक्स्ट, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार या मेला मनाया जाता है। अडायर, तंजावुर, मामल्लपुरम, उडुपी। आज के क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो आर्ट कल्चर पे एक तरीके से मैंने आज कुछ नया करने की कोशिश की है, आपको कितना पसंद है। अगला टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको अगले किस टॉपिक पे आपको चाहिए द 10 मिनट शो, क्योंकि मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं द 10 मिनट शो के। क्लियर है ना? ओलंपिक 2024, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना लल्ला, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। महत्वपूर्ण एमसीक्यू पेरिस ओलंपिक। चलो बताओ 2024 में पेरिस ओलंपिक का कौन सा संस्करण खेला गया था? जल्दी जल्दी बताना है लल्ला। याद है तो तुरंत आंसर करोगे, नहीं याद है तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर वो था 33वां संस्करण, 33वां। अगला, 33वें ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सर इस बार हुआ है फ्रांस के पेरिस में। अभी आसान 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 आसान। अगला, 33वें ओलंपिक खेल पेरिस के अलावा अन्य कितने शहरों में आयोजित किए गए? तो सर पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अन्य शहरों में आयोजित किए गए। अब इसको याद रखने का तरीका, 16 + 1 ये हो गया 17, ठीक है ना, कि सर 16 शहर और एक ये 17, और 33वां ये है 17 दूनी 34, एक कम कर दो। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 सर ये शुरू हुआ था, देखो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग को रटा 11 अगस्त को खत्म हुआ, ये शुरू हो गया था सर 24 जुलाई को उद्घाटन समारोह। वैसे 26 जुलाई से पहला खेल खेला गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन सर 26 जुलाई को खेल का किया गया था, ठीक है ना। 24 जुलाई को जैसे सब रंगारंग कार्यक्रम हो गया, ये वो हो गया, लेकिन पहला खेल 26 जुलाई को हुआ था, ये डिफरेंस है। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सर ये आपके हुआ फ्रांस में है, तो फ्रांस के ही महामहिम करेंगे ना, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के हैं ना। अगला पॉइंट, हाल ही में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? जम के आंसर करो। सर पेरिस में ये तीसरी बार हुआ है। अब इसको याद रखने का तरीका, पेरिस 1 2 3 तीसरी बार। भाई कुछ ऐसा लिख दो कि तुमको याद हो जाए, मेरी सफलता तो वही है। 33वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन याद करो सीन नदी के किनारे हुआ है, और पेरिस किस शहर नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? सर ये कल देर शाम 11 अगस्त को किया गया, स्टेड डी फ्रांस, स्टेड डी फ्रांस। रट लेना, ये पूछेगा और बहुत कम लोगों को याद होगा। और हां, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और ऐसे द 10 मिनट शो की, तो जो लिंक लगा है अड्डा का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लो, मैं इसी लाइव क्लास में इसकी पीडीएफ देके जाऊंगा, ठीक है ना। ये जो लिंक लगा है
आशुतोष त्रिपाठी भी उस लिंक के लास्ट में लिखा है, तुम डाउनलोड कर लो लल्ला, मैं अभी पीडीएफ दे के जाऊंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी, ठीक है ना। अगला ये है फ्रीजियन टोपी, मस्त लग रहा है यार, उल्लू उल्लू खिला ले, हमको तो अच्छे लगते हैं चिड़िया पेड़ पौधा। अगले पे आ जाओ। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस गेम वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, यह है पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? 40 गोल्ड मेडल जीत गया है अमेरिका। अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, चीन दूसरे पोजीशन पे है। यूनाइटेड स्टेट 40 गोल्ड मेडल, 126 पदक पहले स्थान पे। पीपल्स ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दूसरे स्थान पे, ठीक है ना। तो अमेरिका को याद रखो, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। अगले पे आएंगे, भारत का भी बात होगा। पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? सर अमेरिका को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, 33वें ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर भारत खिसक गया 71वें स्थान पे, 71वें स्थान पे। अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, भारत 71वें स्थान पे है, ठीक है ना, 71वें। अगला लला, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का सेफ डी किसे चुना गया? सेफ डी मिशन, सेफ डी मिशन है गगन नारंग, ठीक है ना। जबकि मसाल वाहक है अभिनव बिंद्रा, और क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर जी झंडा लेके चली थी तिरंगा भारत का, ठीक है ना। तो ये हैं आपके गगन नारंग जी। भारतीय टीम का मसाल वाहक सर अभिनव बिंद्रा जी, भारतीय टीम के मसाल वाहक अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा को हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाले वह कौन से खिलाड़ी हैं? याद रखना, मात्र पहले खिलाड़ी हैं, मात्र पहले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा जी भारत की तरफ से। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? सर 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर जीता, 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर। सिल्वर किसमें जीता? जेवलिन थ्रो, उसी को हिंदी में भाला फेंक कहते हैं लल्ला। अगला क्वेश्चन, पेरिस में आयोजित किए गए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? सर इस बार भाग लिया था 206 देशों ने। अगला, पेरिस में आयोजित किए गए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 206 देश के 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों का आयोजन किया गया? खेलों का आयोजन किया गया 32। अगला, भारतीय खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित कितने खेलों में भाग लिया था? बताना, कितने खेलों में भाग लिया था, यह आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको अड्डा के ऐप पर मिलेगी। जिसके पास अड्डा का ऐप नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, ऊपर चैट बॉक्स में डाउनलोड कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं 50वें क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं लाइव क्लास वालों को पीडीएफ दे के जाऊंगा। लाइव जो रहेगा पीडीएफ मिलेगा। निम्न में से किस खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है? ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है ब्रेक डांस को। यह नाता थैया ताता थैया, देख लो अब ब्रेक डांस भी हो रहा है। ये हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा पहले ही करके बैठे हुए हैं। ये देखो ब्रेक डांस, आई एम अ डिस्को डांसर, नाच लो तुम लोग भी। अगला आ जाओ, ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले खिलाड़ी किस देश से संबंधित? सबसे बड़ा दल गया था अमेरिका का, ससुर लोग 40 मेडल जीत गए गोल्ड अकेले अकेले, टोटल 126 जीते, तो पहला आइबा न करेंगे। सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप के थे? सबसे ज्यादा ये सब खेलते हैं अफ्रीका वाले। अगला, भारत के कितने खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था? सर भारत के कितने खिलाड़ियों ने? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? भारत के लिए पहला पदक ए ऑप्शन मनु भाकर ने जीता है। वो सिल्वर में, वो आपके ब्रोंज मेडल नहीं जीती थी 10 मीटर एयर राइफल में। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? चीन ने जीता था पहला स्वर्ण पदक। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। किसको हराकर जीता? स्पेन को हरा करके जीता, ठीक है। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता गया भारतीय हॉकी इतिहास का कौन सा पदक है? हॉकी इतिहास का यह 13वां पदक है। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में बहुत सफल है। हॉकी इंडिया ने 52 साल बाद बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते। इससे पहले 1968 और 72 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय टीम की तरफ कप्तान हरमनप्रीत सिंह के सबसे ज्यादा 10 गोल किए हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? सर सिल्वर मेडल जीता है। 89.45 मीटर फेंक करके भाला। गोल्ड मेडल तो आप जानते हो किसने जीता है? अशरफ नदीम ने। 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी
एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ना एथलेटिक्स में तो नीरज चोपड़ा, मनु भाकर तो निशानेबाजी में ना। अगला पॉइंट, अगला नीरज चोपड़ा ने, तो ये तो डिटेल भी है जो मैं आपको यहां पे दिया हूं। खैर, अमन सहरावत किस सर 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग से बिलोंग करते हैं अमन सहरावत। ओलंपिक में शूटिंग मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? सर मनु भाकर, दो ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं 10 मीटर और 50 मीटर में। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी मनु भाकर बनी। एथेंस ओलंपिक 2004 के बाद शूटिंग में ओलंपिक फाइनल क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर बनी। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत के तीसरा कांस्य पदक जीता है? शूटिंग से संबंधित है ये स्वप्निल कुसाले। अगले पॉइंट पे आएंगे, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी स्वप्निल कुसाले ही बने हैं। अगला पॉइंट पे आएंगे, पेरिस ओलंपिक में भारत ने किस खेल में सबसे अधिक मेडल जीते हैं? सर सबसे अधिक मेडल भारत ने शूटिंग में ही जीते हैं, ठीक है ना, शूटिंग में। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में सबसे ज्यादा भारतीयों ने भाग लिया है? सबसे ज्यादा भारतीयों ने एथलेटिक्स में भाग लिया था। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया? मात्र 2-3 मिनट का और सेशन बचा है, 2-3 मिनट धैर्य रख लेना। सर 65 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है? इस पूरे क्लास की पीडीएफ मैं अभी देकर के जाऊंगा। अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब तुमको ऐप की लिंक दूंगा तो वो ऐप पर ही जाके खुलेगी, ठीक है ना, ऐप पर ही जाके वो डाउनलोड होगी, ऐसे वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी। तो देखो वो लिंक लगा है, आशुतोष त्रिपाठी लिंक। और ये अड्डा का ऐप आप अपने एग्जाम तक सुरक्षित रखना। मैं ऐसे 20 द 10 मिनट शो लेके आपको उसका मैं पीडीएफ देता रहूंगा। ऐप अपने पास अपने सिलेक्शन तक 2 महीने तक रख लो, 3 महीने जब भी आपका एग्जाम हो फिर अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में सबसे ज्यादा भारतीय पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया? एथलेटिक्स में। किस खेल में सबसे ज्यादा भारतीय महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया? महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया शूटिंग में। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक इतिहास में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी कौन है? सर सबसे सफल खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को माना जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? सर वो अमन सहरावत जी बने हैं, फ्री रेसलिंग आपके कुश्ती से हैं। अगला पॉइंट आपके, ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी? सर रोहन बोपन्ना जी, इन्होंने संन्यास की भी घोषणा कर दी 43 वर्ष की एज में। अगला, ओलंपिक 2024 में भाग लेना सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी धीनिधि देशसिंधु हैं, ठीक है ना, धीनिधि देशसिंधु, ये हैं धीनिधि देशसिंधु जी। आप चेहरे से भी देख सकते हो कितना होनहार और कितनी कम उम्र की हैं। अगला, ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन कौन से पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं? सर ये मात्र पहले बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं लक्ष्य सेन। तुम देखना एक दिन लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। ये मैं आज 12 अगस्त को कह रहा हूं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है अगला ओलंपिक होने दो ये लड़का गोल्ड मेडल लेके आएगा। और ये मैं ही नहीं, विक्टर एक्सेलेशन जो डेनमार्क का बैडमिंटन का माना जाना खिलाड़ी है, जिससे सेमीफाइनल में हारे, उसने भी ये स्वीकार किया कि अब लक्ष्य सेन का समय आ गया है। अगला, मनिका बत्रा किस खेल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले अब तक की पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? मनिका बत्रा टेनिस से। ये अगला, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित किया गया? सर ये संबंधित है पहलवानी से, 50 किलोग्राम भार वर्ग में 100 ग्राम ज्यादा वेट हो गया था, ठीक है ना, विनेश फोगाट। 3000 मीटर स्टीपलेस फाइनल के क्वालिफाई करने पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर पुरुष खिलाड़ी बन गए अविनाश सावले जी। अड्डा का ऐप सब लोग जो लोग डाउनलोड कर लिए हैं 111 लिखे हैं, क्योंकि मैं इस क्लास की पीडीएफ अड्डा के ऐप पर ही दे पाऊंगा। और मैं अब आने वाले समय में पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और अक्टूबर, जब तक एमटीएस और ये सीजीएल का एग्जाम ना हो जाए, जिसकी डेट आ गई सितंबर में, तब तक आपको अक्सर इस तरीके की पीडीएफ मिलती रहेगी अड्डा के ऐप पर। ये दूसरा, ठीक है ना, तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पेरिस कौन से? तीसरा। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? सर थॉमस बॉक हैं, ठीक है ना, थॉमस बॉक। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? सर अब लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत के पदक वीरों की संख्या यहां पे मैंने दे दी है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइएगा? पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मैं पेन नहीं चलाऊंगा चूंकि पीपीटी चेंजर नहीं है, इसलिए आप आंसर वहां पे देखेंगे। अगला,
पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना, सर पहली पंचवर्षीय योजना आपके हैरोल्ड डोमार मॉडल पे, ठीक है ना, हैरोल्ड डोमार मॉडल पे आधारित थी, सी ऑप्शन। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज के सेशन से एक नंबर कंफर्म है सर, पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए थी, ए ऑप्शन, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना था पहली पंचवर्षीय योजना के ही दौरान, 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बन गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर जाहिर सी बात है कि पहली के बाद दूसरी 56 से लेकर के 61 में चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? अभी लग रहा होगा आसान है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब अन्य योजनाओं में जाओगे तो लगेगा अरे बाप रे बाप अब टफ हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना सर पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, जबकि पहली हैरोल्ड डोमर पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग क्या था? सर दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्योग था भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट और ये सब बैठाए गए भारत में, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आपको एक नंबर दिलवाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली थी। अब से जो शुरू होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सर तीसरी पंचवर्षीय योजना का कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिए। पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को मिक्स कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? हरित क्रांति सर आपके सी ऑप्शन तीसरी पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक जो आपके एमएस स्वामीनाथन जी का निधन हुआ, तो तीसरी वाली का डेट और सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। सबसे असफल किसको माना जाता है? सर सबसे असफल तीसरी को, क्योंकि सर सूखा पड़ गया था और उसी सूखे को देख करके एमएस स्वामीनाथन जी ने शुरू किया था हरित क्रांति, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ था और पंजाब राज्य को। पहला योजना अवकाश कब हुआ था? पहला योजना अवकाश सर पहला योजना अवकाश है 1966 से 1969 तक, 3 वर्ष का। अगला, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? सर वार्षिक योजना चलाई गई थी 3। इसे रोलिंग प्लान के रूप में एक एक साल की छोटी छोटी योजनाओं को क्रियान्वय किया गया था। अगला पॉइंट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सर चूंकि तीसरी के बाद गैप आ गया था, तो गैप के बाद जो चला था वो 69 से 74 चला था। सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, अब 66 से लेके 69 तक, 66 से 69 तक गैप था, तो फिर 5 वर्ष की यहीं पे चलेगी ना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? मतलब खूब कृषि को फायदा हुआ। सर वो चौथी थी। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति लागू करवा दिया गया था एमएस स्वामीनाथन जी के माध्यम से। जब तीसरी में आपकी क्या हो गई थी, सूखा पड़ गया था, तो चौथी में ही कृषि एकदम बूम पकड़ ली थी। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सर ये 69 के पास की बात है, इंदिरा गांधी जी थी और वो पंचवर्षीय योजना थी चौथी। क्यों? क्योंकि 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ? सर एक्चुअली तीसरी पंचवर्षीय योजना में सूखा पड़ा था, तो फिर उससे भारत सरकार ने सीखा कि यार सूखा पड़ रहा है, तो फिर भारत सरकार ने चौथी में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरुआत कर दिया। अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हम लोग चंद्रयान 3 के समय रटे थे, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सर जब चौथी खत्म हुई 69 से 74, तो जो अगली शुरू होगी वो 74 से ही जाएगी। और सर बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही है। देखो लिंक करके अगर पढ़ रहे हो तो कितना तेजी से वो बात समझ में आ रही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर 5वीं पंचवर्षीय योजना, चूंकि तीसरी में खूब सूखा पड़ गया था, चौथी में हम लोगों ने हरित क्रांति वगैरह ला करके सुधारा, तो हम गरीबी उन्मूलन की तरफ गए कि यार गरीबी हटाना, ये सूखा पड़ के पूरा देश बर्बाद हुआ। 5वीं किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना, कई जगह चौथी लिखा हुआ मिलता है बट ये सही से 5वीं में ही इंप्लीमेंट हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल चली थी? तो सर केवल 4 साल आपके 5वीं ही चली थी, 74 से 78, ठीक है ना। उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार थी, उसने अपने हिसाब से चलाया था चीजों को जैसे उनको अच्छा लगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अब देखो क्वेश्चन,
ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर होगा बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। चूंकि ये द 10 मिनट शो है, इसमें मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके एग्जाम टाइम पे ये वीडियो आपको दोहराने के काम है, इसलिए प्लीज तेजी के लिए माफ करिएगा। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? दूसरा, पहली तो 69 से 66 से 69 थी, दूसरी बार 78 से 80, क्योंकि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 4 ही साल चली, 74 से 78। फिर जो आ गई थी नई पार्टी जनता पार्टी, उसने 2 साल का ये गैप हो गया था, अवधि थी। अगला, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर 78 से 80 तो गैप ही था, अब वो जस्ट पांचवी के बाद थी, तो ये तो सर छठवीं होगी ना, 80 से 85। रटने वाली बात, समझने वाली बात। अगला, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, जबकि पांचवी तक गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पे बल। छठवीं में गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? तो आत्मनिर्भर आप कैसे बनेंगे? तो रोजगार में वृद्धि करके बनेंगे। किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना को। टी नहीं होगा, ठ होगा, ठीक है ना। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था? अब देखो क्वेश्चंस, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते रहते हैं। राइट आंसर है छठवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सातवीं पंचवर्षीय योजना, सर वो 85 से 90 चली होगी, बिल्कुल 85 से 90 ही चली है सातवीं पंचवर्षीय योजना। अगला, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? सर इंदिरा गांधी 83-84 में उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी जी बने थे, और राजीव गांधी जी किसमें थे? 7वीं में, ठीक है ना, क्योंकि 83-84 में तो इंदिरा गांधी जी थी। फिर अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? कई बार यह क्वेश्चन पूछा, जैसे हम लोग गरीबी हटाओ वाला रटे रहते हैं कि पांचवी में भोजन, काम और उत्पादन, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी जी के समय दिया गया था, और उस समय राजीव गांधी जी को मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना गया। तीसरा योजना अवकाश, पहला सर 66 से 69, दूसरा सर 78 से 80, और तीसरा जो हुआ था सर 90 से 92। राजीव गांधी जी की डेथ हो गई थी, बड़ी अनसर्टेन सरकार उस समय बन रही थी। फिर बाद में जब पीवी नरसिंहा राव आए तो फिर से प्लान अपने मैटर पे आया। तो अगर तुम इस प्रकार से देखोगे तो 3 बार गैप हो गया सर, एक बार 1966 से 69, एक बार सर 78 से 80, और एक बार सर 90 से 92, ठीक है ना, एक बार 90 से 92। अब देखो ये हो गया कि 3 योजना अवकाश आपको सामने दिखने लगे लल्ला, तो ये आपको याद रखना होगा, तब जाकर के कहीं इसमें नंबर मिलता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपके 92 से 97, क्योंकि 90 से 92 गैप था। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 की? सर 8वीं ही हो जाएगी ना, ठीक है ना, आपके 8वीं हो जाएगी ना, 92 से लेकर 93 से 98 चली थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, सर जाहिर सी बात है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 97 से 2002, क्योंकि 8वीं थी, 90 से 92 का गैप, फिर 92 से 97, 97 से 2002। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना, सर 2002 से आगे बढ़ा दीजिए, 2002 से आगे बढ़ाएंगे तो 2002 से 2007 हो जाएगा। देखो मैं साथ ही साथ एक लिंक देकर के आपको रटवाने की भी कोशिश कर रहा हूं। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो सर 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, ठीक है ना, 7 से 12। अगला, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 2012 से 17, अब हम लोग 23 में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तीव्र, समावेशी और सतत विकास, ठीक है ना। सिंगापुर ओपन के नाम से किस खेल को जाना जाता है? रटे रहिएगा, सिंगापुर ओपन के नाम से किस खेल को जाना जाता है? तो आपके ए ऑप्शन बैडमिंटन को जाना जाता है, ठीक है ना। सिंगापुर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो टेमासेक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंधित है? जो तुम आंसर कर लो ना, मैं लिख करके दे रहा हूं ना, हर पेपर में 1 नंबर पाओगे। ओमेगा मिशन हिल्स का संबंध गोल्फ से है। और मैंने तुमसे एक चीज अभी पूछा था ना, कोको गॉल्फ का संबंध, ये सर यूएस ओपन जीत करके बैठी हैं 2023 की, मात्र 19 साल की लड़की हैं। 1999 के साथ बाद ये पहली महिला है जिन्होंने जीता। इनसे पहले सेरेना विलियम्स जीती थी, जिनको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था। भारत ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था?
हाँ, क्रिकेट के तो हम लोग बड़े पापा बने रहते हैं, लेकिन क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है और भारत ने भी पहला मैच इंग्लैंड के ही साथ खेला था 1975 में। अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित? पैटर्न समझना, ये सीजीएल का क्वेश्चन था, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, ये एमटीएस में था और ये जीडी में था। मैंने चारों को एक जगह कर दिया कि लो ये है द 10 मिनट्स हो। तो राइट आंसर बनेगा शूटिंग। अगला, निम्नलिखित में से किस खेल से आगा खान ट्रॉफी का संबंध है? आगा खान ट्रॉफी का संबंध है जंपिंग, दिखाओ जंपिंग, ठीक है ना, सो जंपिंग, स्नो जंपिंग से संबंधित है, स्नो जंपिंग से। अगला, फीफा फुटबॉल विश्व कप आमतौर पर कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? फीफा फुटबॉल विश्व कप आमतौर पर सर ये आयोजित किया जाता है 4 वर्षों पर। अभी 2022 में हुआ है, जिसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। किस खेल की प्रतियोगिताएं तकनीकी स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट है? बताओ किस खेल प्रतियोगिता में स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट है? सर राइट आंसर है पावर लिफ्टिंग। वो नहीं ऐसे ऐसे करके उठाते हैं, दैट इज द पावर लिफ्टिंग। वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 7 खेलते हैं। भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक किसने जीता था? पहला रजत पदक किसने जीता था? पहला रजत पदक मेजर आरएस राठौर ने जीता था। निम्नलिखित में से आपके कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद। सर नॉर्मन बोरलॉग, ये तो कृषि के क्षेत्र से है। अगला, शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहां हुई थी? शतरंज के खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी, फिर बाद में माना गया कि वो फारस शिफ्ट हो गई थी। अगला, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल प्रत्येक पक्ष में होते हैं मेरे लल्ला 5 खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? क्रिकेट में सर क्रिकेट में नहीं दी जाती है एसेज। ये जो राख है ये क्रिकेट में कोई ट्रॉफी नहीं है। एसेज एक श्रृंखला का नाम है, ठीक है ना। राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफी है, जबकि एसेज एक श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले खेलते हैं, ये ट्रॉफी नहीं है। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट फुटबॉल के सर गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है सी ऑप्शन 24 फीट। सेरेना विलियम्स शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ियों में से एक हैं, किस खेल के? सर सेरेना विलियम्स खेलती हैं टेनिस। अगला, क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको गेस होगा कि स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स का आता और हूबहू यही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की पीडीएफ के सारे आंसर को रट जाना। ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओल्ड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर खेल के गुरुओं को दिया जाता है और 5 लाख रुपए दिया जाता है जो गुरु होते हैं। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी सर गीता सेठी का संबंध है बिलियर्ड से। अगला, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बताइएगा, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को पार करने वाली पहली महिला, 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को पार करने वाली पहली महिला है बुला चौधरी। 4 फीफा बैलन डी ओर के विजेता और वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड लियोनेल मेसी का संबंध किस देश से है? सर अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है? अभी जो एमटीएस का एग्जाम हो रहा था एसएससी का, उसमें हर शिफ्ट में एक लेखक और एक क्रिकेट से संबंधित आया था। वनडे वंडर्स लिखा है लिटिल मास्टर ने, जबकि सचिन तेंदुलकर जी को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर दिए गए ऑप्शन में परिमार्जन नेगी हैं। एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू। डर्बी कप खेल किस खेल से संबंधित है? जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, एक ऐप की लिंक लगी हुई है, ऐप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ यहीं दे के जाऊंगा, बाद में मत कहना कि सर ने पीडीएफ नहीं दिया। जिसके पास भी ऐप का लिंक रहेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो वो ऐप का लिंक लगा हुआ है चैट बॉक्स में। टी, पार, फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताओ सर। टी पॉइंट ये होता है आपके गोल्फ, जहां से नहीं गोल्फ का बॉल मारते हैं, जहां पहली बार ऐसे बॉल रखा रहे उठा के मारे, वो जो पॉइंट होता है दैट इज टी पॉइंट, ठीक है ना। अगला, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो सर सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। अगला, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पुल टेबल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े संबंधित हैं?
ये देखो, ये अलग अलग, ये सीजीएल का था, ये जीडी का था, ये एमटीएस का था, मैंने तीनों को एक जगह किया। इनडायरेक्टली मैं एक क्वेश्चन में तुम्हें 3 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। ये मेरा तरीका है थोड़ा सा कि भैया इस तरीके से करूंगा तो ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। एक कबड्डी टीम पे आमतौर पे कितने खिलाड़ी होते हैं? आमतौर पे 7 प्लेयर्स होते हैं। खेल में गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस खेल में? तो गैम्बिट शब्द का प्रयोग होता है शतरंज में, चेकमेट, गैम्बिट, शतरंज। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कई बार एसएससी रेलवे ने इसको पूछा है। बैडमिंटन सर मलेशिया का। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9 या फिर 10? तो बेसबॉल में होती है 9 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, कराटे, आइस हॉकी, सूमो कुश्ती। तो सर सूमो कुश्ती हो नहीं, सूमो देखो ना, खूब मोटे मोटे पहलवान टाइप धम मजे दाब देते हैं एकदम। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को आईसीसी ने 20वीं सदी का क्रिकेटर घोषित किया है? 20वीं सदी का क्रिकेटर कपिल देव जी को घोषित किया गया है, ठीक है ना। 20 क्रिकेटर ऑफ द 20th सेंचुरी कपिल देव जी को। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी, सर नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से। पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट कितना समय आवंटित किया जाता है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। प्रति 60, डी ऑप्शन 45 सेकेंड। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस टॉपिक को इग्नोर कर देना जो ऊपर लिखा हुआ है पर्यावरण जैव विविधता, ठीक है ना। वो हेडिंग मुझसे मिटी नहीं है, जल्दीबाजी में हो गया है। बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दें। पीटी उषा। आगा खान कब किससे संबंधित है? जिसके पास अड्डा का ऐप होगा उसको अभी पीडीएफ मिल जाएगी। जिसके पास अड्डा का ऐप नहीं है, ऊपर चैट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, देखो लिखा है ना, डाउनलोड अड्डा ऐप। वो 20-25 MB लल्ला डाउनलोड कर लो और देखना अभी ये पीडीएफ तुम्हें नंबर 2-2 नंबर हर एग्जाम में दिलवाएगी। तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार क्या होता है? तो सर तीरंदाजी में लक्ष्य का नहीं, वो गोल सा होता है, ऐसे करके मारते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? सर राइडर कप ए ऑप्शन गोल्फ से संबंधित है। भारत के अटॉर्नी जनरल में से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? निश्चित तौर पे आर्टिकल 76, इसको भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इस क्लास में मेरा उद्देश्य होता है रेलवे के सभी क्वेश्चंस को एक छोटे जगह पे ला करके इकट्ठा कर देना जो आपके एग्जाम के लिए हो बहुत ही उपयोगी, चाहे वो रेलवे की बात करें या एसएससी। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44। ये आपके पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में है? सर ग्राम पंचायत का गठन गांधी जी के इच्छाओं से सुसज्जित आर्टिकल 40, ए ऑप्शन। अगला आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है? सर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है? ला 79 में संसद, र से राज्यसभा 80 में और ला से लोकसभा 81 में। 79, 80, 81, ला संसद, राज्यसभा, लोकसभा। पूछ रहा है संसद, सरला का 79 में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की संरचना, सर अभी तो आपने बताया आर्टिकल 80 में आएगा राज्यसभा की संरचना। अगला लोकसभा, सर ये तो आर्टिकल 81 में आएगा, लो भैया आर्टिकल 81। अगला, राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल में है? ऑर्डिनेंस, जब लोकसभा राज्यसभा की बैठक न हो और जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करता है। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग, सर वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। यह सेशन रामबाण सेशन है आपके रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए, हल्के में मत लेना। और ये 10-10 मिनट की जो मेरी वीडियो है द करंट न्यूज एक्सप्रेस, सेव करके रखना एग्जाम टाइम पे, यही एग्जामिनेशन के गेट पे काम आएगी। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ है? सर उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में दिया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? सर आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है। संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? सर आर्टिकल 368 में किया गया है, डी ऑप्शन मेरे भाई। नेक्स्ट आपके, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर, ये हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हाई कोर्ट के जज का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर आर्टिकल 222 में है, डी ऑप्शन। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है? बताइएगा, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से, तो वो है लल्ला 143 सलाह का अधिकार।
किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख, यहां ख होगा, उल्लेख किया गया है? सर रिव्यू पावर है 137 में, आर्टिकल 137 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस आर्टिकल में आता है? यह आपके पेपर के हर बार बार के पूछे गए क्वेश्चनों की संख्या है, कलेक्शन है, 148 में है लल्ला। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से है? सर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण तो वैसे आर्टिकल 29 और 30 दोनों में है, तो सर हम लोग 29 ही पहले लगा लेते हैं, ठीक है ना। वैसे 29 और 30 दोनों ही अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए मैं इन दोनों को कह रहा हूं, ठीक है ना। मतलब उस क्वेश्चन को चाहो तो नल एंड वाइड कर सकते हो। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? सर समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिखों द्वारा कृपाण पहनना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है? यह आपके एनटीपीसी का 5 बार का पूछा गया क्वेश्चन है। सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। अगला, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट है? सर आर्टिकल 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क भोजन का अधिकार, निःशुल्क पानी का अधिकार, निःशुल्क विदेश जाने का अधिकार, पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान न करने का अधिकार, सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित मतलब कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया, सर इसके द्वारा सभी बड़े पदों की सैलरी वगैरह दी जाती है और वो आता है सर आर्टिकल 266 में। एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी या आकस्मिकता निधि, वो आता है 267 267 में। अनुसूचित जनजाति आयोग बताइएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग यह आता है मेरे लिए सी ऑप्शन आर्टिकल 338A में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 231 में है। ये सब आपके रेलवे एसएससी के प्रश्न है लल्ला। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीटें जारी करने की शक्ति से संबंधित है? हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रीट्स जारी करता है? जैसे आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश, जैसे आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, आर्टिकल 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? राज्य के राज्यपालों से संबंधित है बी ऑप्शन आर्टिकल 153। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को परिभाषित करता है आर्टिकल 110। अगला, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर ये क्वेश्चन हो चुका है सी ऑप्शन 108 नंबर, ठीक है ना, का आर्टिकल इसके लिए है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो सर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है आर्टिकल 51। अगला मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? सर मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन है आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट मेरे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका का सेपरेशन है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन आर्टिकल 50 में दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है? आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से तक कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जिक्र है 45 में, अब ये आर्टिकल 21A में ले जाकर के जोड़ दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन, सर राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, प्रत्येक राज्य के लिए एक कॉन्टीजेंसी फंड होगा, यह किस में है? सर कॉन्सुलेटेड फंड 266 में है, कॉन्टीजेंसी फंड 267 में है, ठीक है ना। अगला मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A में है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? सर केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 245 से 255 तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? सर निश्चित तौर पर प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल, आर्टिकल 153। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारत के संविधान में सम्मिलित करके किया गया था। सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बहुत ध्यान से, आर्टिकल 338B
अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद होगा जिसका उस प्रधानमंत्री प्रमुख होगा? भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद का डायरेक्ट कहीं भी वर्णन नहीं है। इस एकमात्र आर्टिकल 74(1)(a) की वजह से यह आशय लगाया जाता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री कहीं भी वर्णन नहीं कि भारत का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा का प्रदान करता है? सर, पर्यावरण की सुरक्षा आर्टिकल 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा का अधिकार देता है? 48A। न सिर्फ 48, अच्छा याद रखना 48A में क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, प्रोटेक्शन और उनका बढ़ावा देना।